वैसे वो डस्टर किधर है? आ रहे आ रहे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने मेरा ख्याल न्यूक्लियर फोर्सेस जो है उनको उसको एंड कर दिया था। आज ये लेक्चर नंबर 29 है, 30 है आज। आज हमने जो है स्टडी करना है वो करना है न्यूक्लियर रेडियाई, यानी कि न्यूक्लियस का रेडियस। तो जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं इन चीज़ों को चेक करने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर डायमेंशंस जो हैं उनको चेक करने के लिए, उसमें ये देखा गया कि आप जब पार्टिकल्स जो हैं उनको न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, या आप कह दें कि एटम के ऊपर आप उनको बम्बार्ड करते हैं, तो वो पार्टिकल्स, उनमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो तो एटम से स्ट्रेट पास कर जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं या स्कैटर होते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जिससे वो पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। और ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि वो जो अंदर उसके चीज़ मौजूद है उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर जो है वो कोई न्यूक्लियस मौजूद है और उस न्यूक्लियस की कोई डायमेंशंस हैं। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड किसी में होगा वो। ठीक है, और हम जो आम तौर पर ये जितनी चीज़ें होती हैं इनको हम अज्यूम करते हैं स्फेरिकल। तो जो मतलब एटम को भी स्फीयर करते हैं, अर्थ को भी जो देख रहे हैं स्फीयर, जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसकी सिमेट्री कौन सी लेते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री उसकी लेते हैं। तो हम न्यूक्लियस को भी यही कहते हैं कि न्यूक्लियस की डायमेंशंस भी जो हैं वो स्फीयर की हैं। ठीक है, तो जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो इस पर्पस के लिए आइडियल हैं, यानी कि इस चीज़ को चेक करने के लिए कि एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये जब आप इनको बम्बार्ड करेंगे तो ये न्यूक्लियस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू, और न्यूट्रॉन जो है वो सिर्फ इंटरेक्ट करेंगे किन के साथ? जो उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो मौजूद है। क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ना उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर की इंट्रैक्शन किस वजह से होगी? क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की इंट्रैक्शन, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको पता है कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के दरमियान। तो न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड होगा तो वो क्या करेगा? वो उन न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से इंटरेक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन तो वैसे उसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन जो है उनके दरमियान में होगी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब जाता है टकराता है न्यूक्लियस के साथ, टकराने के बाद स्कैटर होता है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखा ना, चार्ज न्यूक्लियस के अंदर चार्ज क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन अब अट्रैक्ट होगा प्रोटॉन की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा प्रोटॉन की तरफ तो आपको ये पता लगेगा यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद है, कोई ऐसा अपोजिट नेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो आप कहेंगे कोई ऐसा चार्ज मौजूद है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो कर रहा है। ठीक है, एक बात होगी, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद। अब न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन आपको दे रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर मैटर। अब न्यूक्लियर मैटर, मैटर मतलब मटीरियल, न्यूट्रॉन जब जाएगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो आपको ये बताएगा कि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, वो पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स आर द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर मैटर। यानी कि ये जो इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, ये करके देखी गई हैं, तो ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग जो है वो आपको ये बताती है कि भाई कोई चार्ज मौजूद है, चार्ज की कोई डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर कोई चार्ज मौजूद है। और न्यूट्रॉन की इंट्रैक्शन जो है वो आपको ये बताती है कि कोई मैटर है, कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ठीक होगी बात। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैज बीन परफॉर्म्ड, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए गए हैं टू डिटरमन न्यूक्लियर डायमेंशंस। न्यूक्लियर के डायमेंशंस को करने के लिए स्टडी विद स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स। किसकी मदद से देखते हैं वो ये डायमेंशन, पार्टिकल्स को स्कैटर करके। और ज़ाहिर बात है पार्टिकल को स्कैटर जो है वो आप किस तरह कराएंगे, पार्टिकल को उसके ऊपर फॉल डाउन करेंगे, हिट करेंगे एटम के ऊपर या न्यूक्लियस तक उसको पेनिट्रेट करवाएंगे। ठीक है, तो जो फास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, फास्ट इलेक्ट्रॉन्स and neutrons are ideal for this purpose। तो ये इस पर्पस के लिए आपके पास आइडियल है। ठीक है, यानी कि अगर आप इनको यूज़ करें तो इनकी मदद से स्कैटरिंग के ज़रिए हम न्यूक्लियर के डायमेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, since electron only interacts with the nucleus through electric force, as proton in nucleus have positive charge। ठीक है जी, तो वो तो इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है इट इंटरेक्ट्स ओनली थ्रू न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूट्रॉन स्पेसिफिकली interact through nuclear forces only। तो वो सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से इंटरेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज
in the nucleus. So the scattering of electrons in the nucleus gives you the information about the distribution of charge in the nucleus. ठीक है, इससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पता चलेगा कि कितना चार्ज न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जो न्यूट्रॉन है वो आपको, जो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग provides the information about the matter of nucleus. ये न्यूक्लियस के मैटर के बारे में, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो हैवी पार्टिकल होता है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है ना, इस बात का तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन हैवी है, तो न्यूट्रॉन जो है उसका चूँकि मास ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग से आपको ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह। यानी कि दो तरह की स्कैटरिंग्स हो रही हैं, दो तरह के आप पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं। समरी इसकी ये है, दो तरह के पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग को आप यूज़ कर रहे हैं किस लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। और न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर के लिए, कि न्यूक्लियस के अंदर कितना मैटर मौजूद है। ठीक है जी, तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस और जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है उसके ऊपर, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ किया जाता है और डी ब्रागली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इट मस्ट बी स्मॉलर दैन द न्यूक्लियस अंडर द स्टडी। अब आपको पता है कि इस बात का क्या मतलब है कि जब हम वेव मैकेनिक्स के अंदर या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं तो चूंकि आप ये माइक्रो लेवल के ऊपर चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस जो है ये मैक्रो लेवल पर तो है नहीं है। इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें माइक्रो लेवल के ऊपर आती हैं और माइक्रो लेवल के ऊपर क्वांटम थ्योरी जो है वो इम्प्लॉय होती है। तो क्वांटम थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो डी ब्रागली हाइपोथेसिस का है। डी ब्रागली हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो माइक्रो लेवल के ऊपर एज ए वेव के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, यानी कि उसकी ड्यूअल रियलिटी होती है। ड्यूअल रियलिटी का मतलब होता है कि वो पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। ठीक है, तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को वेव मैकेनिक्स का नाम भी देते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आप उसकी वेव नेचर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली न्यूक्लियस के साइज और स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो वेव लेंथ है इट मस्ट बी लेस देन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जारी बात है न्यूक्लियस का कोई डायामीटर होगा, न्यूक्लियस है सम डायामीटर। तो ये वेवलेंथ जो है जिस न्यूक्लियस को आप स्टडी कर रहे हैं उसके रेडियस से, डायामीटर का मतलब रेडियस ही है, उसके रेडियस से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायफ्रैक्शन की कंडीशन याद है आपको? डायफ्रैक्शन की कंडीशन, डायफ्रैक्शन कब होती है? ज़रा वेव्स एंड ऑसिलेशन का आपने कोर्स पढ़ा था, उसके अंदर हमने डायफ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा था। डायफ्रैक्शन की कंडीशन ये होती है कि जो अपर्चर होता है या जो ऑब्स्टैकल होती है उससे डायफ्रैक्शन उस वक्त तक नहीं होती
जब तक जो लाइट आप उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ उसके साथ कंपेरेबल ना हो। अगर वो उससे कंपेरेबल नहीं है तो डायफ्रैक्शन के इफेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। ये वो चीज़ तो नहीं है लेकिन उससे कुछ मिलती जुलती बात ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एज ए वेव आ रहा है मूव करता हुआ तो उसके आगे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या है? एक ऑब्स्टेकल है। तो जब आपने उस ऑब्स्टेकल की से स्कैटरिंग के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना है तो फिर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मीन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रेडियस है। तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड द स्ट्रक्चर of nuclei have been done by taking the wave nature of electrons as mentioned by de Broglie hypothesis. डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या है? तो ये जो वेवलेंथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स must be smaller than the radius of a nucleus। तो इसके न्यूक्लियस के रेडियस से इसको हर सूरत में स्मॉल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ये होगी। अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर आपको स्कैटरिंग के इफेक्ट्स जो हैं उसका साइज़ का पता नहीं चलेगा। तो जितने ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज होंगे या न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही न्यूक्लियस का वॉल्यूम लार्ज होगा। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ज़्यादा होगा न्यूक्लियॉन्स का। अब न्यूक्लियॉन्स कौन से हैं? न्यूक्लियॉन्स आपने टर्म पढ़ी है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बड़ा होगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये डिपेंड करता है न्यूक्लियॉन्स के नंबर के ऊपर कि उसके ऊपर कितना नंबर है। जितना नंबर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के मास नंबर। मास नंबर ये आपको बता रहा है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, वी वॉल्यूम है
और ए जो है दैट इज ए मास नंबर, और ये मास नंबर है। तो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, यही होता है ए जेड प्लस एन। तो यही चीज़ जो है ये उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम अगर सपोज करें कि आपका न्यूक्लियस जो है वो स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो आर के बराबर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, मेरा ख्याल यही होता है वॉल्यूम किसी स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो आप इस इक्वेशन को उधर पुट कर दें तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और यहाँ पर ये वाला सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो पीछे रह गया आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या आप कह सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1/3, और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो आर नॉट ए की पावर 1/3 ये आ जाएगा। यहाँ पर आर नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। आर नॉट ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 1.2 FM फिकोमीटर, ठीक है। 1 FM जो है ये बराबर होता है 10 की ताकत नफी 15 मीटर का। आप देख लें कितना छोटा रेडियस है, ठीक है। फर्मी मीटर 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 अंदाजा कि वो यानी कि एटम के अंदर ये कितना, एटम के मुकाबले में कितना छोटा इसका रेडियस है, ठीक है। अब आप सपोज करें कि हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक कोबाल्ट है Cu63, इसका रेडियस फाइंड कर दें तो R इज इक्वल टू R नॉट A 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.2 FM और 63 की पावर 1/3, तो R 1/2 10 की पावर -15 मीटर 63 1/3। तो यहाँ से इस R को सारे को कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.3 FM फर्मी मीटर के बराबर आ जाएगा। यानी कि आप किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस उसके मास नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जितना भी पीरियाडिक टेबल है उस पीरियाडिक टेबल के अंदर सब के मास नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं, गिवन है, ठीक है। तो वो मास नंबर अगर आप इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, आर नॉट का तो आपको पता है 1.2 FM के बराबर होता है। ये एक ही वैल्यू, ये मैंने एक कोबाल्ट की एग्जाम्पल ली है, आप यूरेनियम का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना है। वो इस इक्वेशन R इज इक्वल R नॉट, या अगर वो आपको न्यूमेरिकल पूछ रहे जी कि एलिमेंट दे दे और कहे कि इसका रेडियस निकाल दो, तो सीधा सीधा आपने ये फार्मूला लगाना है और उसका रेडियस निकल आएगा, ठीक है। तो अब जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है न्यूक्लियर इंटीरियर में, और ये ड्रॉप करती है 0 को थ्रू सरफेस जोन, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का एक मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ का डिके करना, किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का नीचे की तरफ जाना, उसको आप डिसइंटीग्रेशन का नाम भी देते हैं। तो न्यूक्लियस का जो इंटीरियर है
उसमें जो डिसइंटीग्रेशन है न्यूक्लियस की वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि वहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन या डिके आ रहा होता है वो एक ही जैसा होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जब आप उसको और ज़्यादा यानी कि मज़ीद उसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस देखते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर वो जाके ज़ीरो हो जाता है। वो अभी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखें कि पहले हमें ग्राफ जो है उसको बनाते हैं। ये ग्राफ है जो डेंसिटी और जो रेडियस है उसके दरमियान में ग्राफ है, रो ऑफ आर और आर। तो ये ग्राफ कुछ यूं करके यूं आता है इस तरह। ठीक है, अब आप देखें कि यहां तक डिसइंटीग्रेशन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो सैचुरेटेड है, वो एक जैसी है। इस पॉइंट के ऊपर कहीं एक जैसी जा रही है, लेकिन इसके बाद इसने डिके करना शुरू किया और ये ज़ीरो को चली गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस है of nucleus has constant value in the interior of the nucleus and drop to zero थ्रू सरफेस। अब इसका क्या मतलब है, ये आप समझने वाली चीज़ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमें कोई समझ तो नहीं आई इसी बात की, मुझे खुद नहीं आई, आपको आई है? नहीं आई है, ठीक है, लेकिन आपने इसको समझना तो है वो क्या रहा है। अच्छा, अब देखें इंटीरियर है न्यूक्लियस का अंदर, ठीक है, यानी कि आप इंटीरियर कह लो कि ये इसका अंदर है। मैं यहां पर ही छोटा रेडियस कर देता हूं। अब इधर से लेकर आप इधर तक जा रहे हो, ये इसकी सरफेस है। यहां तक बात पल्ले पड़ रही है। ये इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये सरफेस तक ये रेडियस जा रहा है इसका, ये इसकी सरफेस। अब जुमला ये है, जुमले पे गौर कीजिएगा कि जो इंटीरियर है अंदर वाला हिस्सा नज़दीक नज़दीक सेंटर के, वहां तक डिसइंटीग्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन आप जूं जूं सरफेस की तरफ जा रहे हैं वो डिसइंटीग्रेशन डिके कर रही है ज़ीरो को। अब आप इस चीज़ को किससे रिलेट कर सकते हैं? ये मैंने ग्राफ को ऊपर ऊपर से बताया, जो बता रहा ग्राफ। अभी फिजिक्स नहीं इसकी हमने डिस्कस की, मैं सिर्फ इतना बताया कि रेडियस के साथ। अब देखो जो न्यूक्लियर का इंटीरियर है, आपने फोर्सेस के बारे में क्या पढ़ा है? फोर्सेस पे डिस्टेंस किस तरह इफेक्ट करता है? डिक्रीज होती है। दानिश पहुंच गया। डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यानी कि जो उसका इंटीरियर है, उस इंटीरियर के अंदर तो फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ठीक है ना, डिस्टेंस कम है पार्टिकल्स के दरमियान में, लेकिन इंटीरियर के पार्टिकल्स और जो सरफेस में पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि सरफेस तक पहुंचते 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 वो डिसइंटीग्रेशन जो है वो रेडियस के
यानी कि डिस्क रेडियस, तो आप ना बोले रेडियस उसका कांस्टेंट होता है स्फीयर का, डिस्टेंस के सेंटर से बढ़ने की वजह से वो फोर्सेस का इफेक्ट वीक हो रहा है, और जब फोर्सेस का इफेक्ट वीक हो रहा है तो फिर डिसइंटीग्रेशन भी किस तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। अब आपको लफ्ज़ में डिसइंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं, डिसइंटीग्रेशन को आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आप सिर ला रहे हो कि ठीक है अल्लाह ताला एक है, ठीक है, लेकिन ये है कि व्हाट डज मीन बाय डिसइंटीग्रेशन। मैं आपको यहाँ तक ले आऊँगी, यहाँ से ऊपर से मैंने बात बता दी है कि डिसइंटीग्रेशन अंदर वाले हिस्से के अंदर चूंकि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, तो डिसइंटीग्रेशन की कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन डिसइंटीग्रेशन सरफेस के ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो व्हाट इज़ डिसइंटीग्रेशन? हम जब कहते हैं कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट वैल्यू नहीं, कोई और। डिसइंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। देखो ना, यूरेनियम खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट कर जाता है बिकॉज इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि न्यूक्लियस डिके कर जाए और उसके अंदर से अल्फा बीटा और गैमा रेज निकल जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिके कर जाना किसी चीज का, डिके कर जाना मीन, अब यहां पर जारी बात, आप डिके कौन सी चीज का ले रहे हैं, यू आर टेकिंग द डिके ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है उसकी, फोर्सेस किसके साथ रिलेटेड होती हैं, एनर्जी के साथ रिलेटेड होती है। समझ रही है बात? तो कह रहा है कि डिसइंटीग्रेशन जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू है इंटीरियर, यानी कि आपका इंटीरियर जो है वो ज़्यादा मुआफ़िक है डिसइंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर फोर्सेस स्ट्रांग है। जब फोर्सेस स्ट्रांग है तो एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन सरफेस के ऊपर पहुंचकर वो फोर्सेस वीक हो जाती हैं, तो एनर्जी भी वीक हो जाती है। ठीक है, इसलिए इंटीरियर के अंदर यहाँ तक, अब देखो ये रो ऑफ आर के साथ आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो आर बढ़ रहा है, इस तरफ रो ऑफ आर है, इस तरफ आर है, तो जब आर बढ़ रहा है तो रो ऑफ आर डिक्रीज हो रहा है, यही चीज़ आ रही है ना। यानी कि आप जब सरफेस, अस्सलाम वालेकुम सर, सर आओ, मैं ये सर की चीज़ें का सर है थोड़ी चीज़ा ने जी, हाँ बढ़ रही सर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी इंटीरियर में ज़्यादा होती है और सरफेस पे जाकर कम हो जाती है। तो इंटीरियर के अंदर ज़्यादा आपको डिसइंटीग्रेशन का इफेक्ट नज़र आएगा, जहाँ पर नंबर ज़्यादा होगा, सरफेस पे जाके कम हो जाता है। तो इसका, इस एक लाइन का ये मतलब है, ठीक है। तो अब हम जो है वो, ये तो हमने देख लिया न्यूक्लियर रेडियाई। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर वो हमने आज 40 मिनट का पीरियड है ना आज, ठीक है। उसके अंदर अब हमने आगे जो चीज़ आ रही है वो मास डिफेक्ट एंड पाइकिंग फ्रैक्शन। ये अभी मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, भी उसके बाद मैं अगला लेक्चर शुरू करूंगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये मास डिफेक्ट होता क्या है पहले, ताकि थोड़ी सी एक बेस बन जाए उसकी। देखें कि हमें इस बात का पता है कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस जो है वो बनता है। आपको इस बात पे ईमान है? ईमान नहीं होना चाहिए फिज़िक्स में, बेवकूफ़ो, फिज़िक्स में ईमान नहीं होता, वो अल्लाह ताला पे ईमान होता है, ठीक है। फिज़िक्स जो है वो किस चीज़ का इल्म है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो प्रूफ हो रही हैं उनका, वो गैब का इल्म नहीं है, ठीक है। आप ईमान नहीं है आपका, आपने
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से इस चीज़ को स्टडी किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी ये है कि वो भी एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर ही प्रूव हुआ है। अब वो इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो मास डिफेक्ट का लफ्ज़ यहाँ पर, डिफेक्ट का मतलब होता है कि नुक्स हो किसी चीज़ के अंदर, उसका ये मतलब कोई नुक्स है, ठीक है। मास डिफेक्ट का मतलब ये है, एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास से कम है। बात समझ आइए? न्यूक्लियस का मास जो चीज़ें उसे बना रही हैं उसके मास से कम है। अब ये कमरा जो है इसका मास हम करें तो हम इसके पार्टिकल्स हैं, आप इसका मास करेंगे तो हमारा मास भी इसके अंदर आएगा, इस कमरे का भी आएगा, तो टोटल मास क्या होगा? इस कमरे का मास प्लस हमारा मास, ऐसे ही है। तो न्यूक्लियस का मास भी तो फिर इसी तरह ही होना चाहिए ना, न्यूक्लियस प्लस उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मास। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ये शो कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई न्यूक्लियस का मास पूरे का उसके अंदर जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उससे कम है। बात हजम होती है? नहीं होती है। उसके अंदर कैसे, दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। और ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी E = mc², ठीक है, इसी मास डिफेक्ट के ऊपर सारी न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको हासिल किया गया। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जब आप जाते हैं ना इस पे माइक्रो लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। एक्चुअली असल में जो है ना, असल वर्ल्ड जो है, यानी कि जो हकीकी आलम है वो वही वाला है जो माइक्रो है। हम जिस आलम के अंदर हैं या जिस लेवल में या जिस वर्ल्ड के अंदर है ना, वहाँ पर हम चीज़ों को सही तरह से, असल एक्सप्लेनेशन जो है वो माइक्रो के ऊपर जाके होती है। क्योंकि जब क्वांटम बनी थी तो उसके बाद ही सारी चीज़ों के अंदर रेवोल्यूशन आई है, ठीक है। यानी कि असल दुनिया वो कौन सी है? उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की, क्योंकि आप भी उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही मिलकर बने हैं। तो असल दुनिया उनकी है, वो वाला जो आलम है वो असल आलम है, वो असल वर्ल्ड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जी ये एक अजीब सी बात है कि जो हजम नहीं होती है बंदे को, कि भाई न्यूक्लियस को ये बना रहे हैं और न्यूक्लियस पूरे का मास इनसे कम है। इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट क्यों आता है, इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी कि हाउ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियस की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। वो फिर मैं कल वाले अब लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ न्यूक्लियस इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, और उसमें कैसे एनर्जी का डिफरेंस आता है।